नमस्कार। आज समाज के यूट्यूब मंच पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के चुनाव बड़े नज़दीक हैं, 4 अक्टूबर को चुनाव के हरियाणा में संपन्न हो जाएँगे। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सभी जगह टिकटों को लेके मारामारी जारी है या बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ हर नेता इस बात के प्रयास में है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत चुनाव में मिले। और इसी को लेकर के जो सबसे बड़ी बात अभी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता कि कोई नेता अपनी ये कह दे कि मैं भी दावेदार हूँ। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में ये बात कहते थे कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनकी ये हसरत फिर से जागी है और उन्होंने भाजपा में भी ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। न केवल उन्होंने इतना कहा है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर चौधरी रणजीत सिंह की जगह किसी और या उनको टिकट देते तो निश्चित तौर से हिसार की लोकसभा वो जीतते। दूसरा मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बयान चौधरी भजन लाल को लेके दिया था, उसको लेके भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि अगर वो बयान नहीं दिया जाता तो शायद हो सकता है तो भी परिणाम कुछ और होता। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा अब ज़ोरों से है कि कहीं न कहीं कुश्ती में मेडल से वंचित रही वेट बढ़ने से विनेश फोगाट को दादरी या बारडा से चुनाव में उतारा जा सकता है। उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका से उनकी मुलाकात ड्यू है। इसके तीसरा जो हरियाणा में सबसे बड़ा मामला है, वो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर के। ये कयास लगाए जा रहे हैं, वो या तो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो सब नई बात सामने आई है, वो ये आई है कि वो गोहाना से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा नारायणगढ़ से भी इस बात पे विचार किया जा रहा है क्योंकि उनका घरेलू कंस्टिट्यूएंसी नारायणगढ़ है, तो कहीं न कहीं वो वहाँ भी जा सकते हैं। तो इसके अलावा और भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। मल्होत्रा जी, कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से बयान दिया है, क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या हम ये कहें स्थानीय नेतृत्व, वो इस प्रकार की बातों को अलाउ करता है या ये कहीं न कहीं कुलदीप अब पुराने रंग में आते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कांग्रेस में थे वो? असल में पवन जी, भारतीय जनता पार्टी में भी अब वो स्थिति नहीं रही है जो 2019 या 2014 में थी। धीरे धीरे सभी खेमे थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं भाजपा में भी। जी। सबसे पहले राव इंद्रजीत ने जिस प्रकार से कहा कि भी मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, उन्होंने खुले मन से ऐलान कर दिया। फिर धर्मवीर जी भी इशारों इशारों में बोलते रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई जो कि एक लंबे समय से चुप थे, उनको पिछले दिनों जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने मुलाकात की या फिर उनकी मुलाकात अमित शाह जी से हुई, उनसे उनका हौसला बढ़ जी। गया थोड़ा सा। और कुलदीप बिश्नोई भी ये महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा जब तक एमएलए बन भी जाता है तो वो मंत्री नहीं बन पाएगा। तो जी। उनकी भी थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ गई और उन्होंने मतलब हसरत भी बढ़ गई उनकी, क्यों ना भाई मैं भी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार प्रोजेक्ट करूं, जब किरण सुनिए चौधरी मल्होत्रा जी, जी उन्होंने ये बात ताजा बोली ताजा भी है कि पार्टी में आगे दस्तखत राज्यसभा पत्र की में। मेंबर बन सकती हैं। जी। हाँ जी, मल्होत्रा जी बोलिए। हेलो हेलो, हाँ, सुन रहे हैं हम आपको। आवाज निर्दिष्ट। आ हाँ रही है, जी, हाँ जी। आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। मेरे को तो अब ये सारी बातें होने के बाद कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि अपने आप को पहले देखो, उन्होंने जब हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तो कहीं जी। ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि भूपेंद्र हुड्डा की जगह मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वो भारतीय जनता पार्टी में भी जब गए तो उनके दिमाग में ये था कि देर सवेर मेरा कहीं ना कहीं मैं लाइन में आऊंगा और मेरा नंबर पड़ेगा। जब से मनोहर लाल जी हरियाणा से चले गए तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई भी अपने आप को एक पैरेलल नेता मानने लग गए हैं। तो इसलिए आज उन्होंने ये बयान दिया और उनको पार्टी ने जिस प्रकार प्रबंधन समिति का हेड भी बना दिया, तो उनको कहीं से ये हवा मिली कि भी आप भी इस बारे में डिमांड कर सकते हो, तो उन्होंने अपना दवा एक तरह से ठोक दिया है। तो मल्होत्रा जी, कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई की ये भी इच्छा थी कि जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, जिस पे उपचुनाव होना था, उन्होंने हाथ-पाँव भी मारे, खट्टर जी से मुलाकात की हो
या अमित शाह जी से हो, नरेंद्र मोदी जी से हो, तो उनके बजाय किरण चौधरी को टिकट देके कहीं न कहीं कुलदीप बिश्नोई आपको लगता नहीं कि हताश हैं इस मामले से, पूरे मामले से? हाँ, उसको उनको देखो तकलीफ तो हुई होगी इस बात पे, क्योंकि वो कई दिनों से प्रयास कर रहे थे। आप उनसे पहले किरण चौधरी जी से पहले भाजपा में आए थे और देखो एक गैर जाट वर्ग पे एक अच्छा खासा प्रभाव रहा है उनका, और उनको साइड में करके किरण चौधरी जी को टिकट दिया गया। और जी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये रहा होगा कि जो उनकी स्ट्रेटेजी मेरे को लगती है कि भी जाट वोट को किसी प्रकार से लुभाया जाए। अब वो भारतीय जनता पार्टी आज टर्म्स डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है, आज समझौते की स्थिति में है आज भारतीय जनता पार्टी। तो उनको एक ये तो पता था कि गैर जाट वोट के ऊपर आज भी प्रभाव है भाजपा का, तो जाट वोट की इनको ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने उस स्ट्रेटेजी के तहत किरण चौधरी जी को प्रेफर किया, कुलदीप जी को प्रेफर नहीं किया उन्होंने। जी। तो आपको लगता है जो कुलदीप बिश्नोई ने जो बयान दिया है मल्होत्रा जी कि मैं मुख्यमंत्री, उसको हाईकमान का कहीं न कहीं उस पे या तो कहीं न कहीं उनको कहीं से फीडबैक मिला हो या नाराज़गी हो सकती है हाईकमान की इस मामले में? ऐसे है पवन पवन जी, मेरे को एक ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है, क्योंकि हिसार बेल्ट है जो आपकी या सरसा बेल्ट है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अब कमजोर महसूस कर रही है अपने आप को। जी। खासतौर पे जो NH9 है, नेशनल हाईवे 9 है, जो सरसा से आपका हिसार और आपका फिर रोहतक और फिर आगे दिल्ली की तरफ जाता है, चल इस रहा है। पूरे ठीक है। रूट पर जो गैर जाट वोट के अंदर अपने आप की कमजोरी महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और हिसार और सरसा जो बेल्ट है और फतेहाबाद बेल्ट है, उसमें कहीं भजनलाल जी का अच्छा प्रभाव था किसी समय। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने जो बात कही है उसको लेके जो पुराना उनका वोटर है या उस इलाके के लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ये भावना पैदा करने की भी चौधरी इधर भी आ सकती है। तो मेरे को लगता है कि ये बिना किसी इशारे के नहीं कहा गया, ताकि क्योंकि जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सर्वे में देखा है कि इस बेल्ट में उसने अपने आप को कमजोर पाया है, और खासतौर जीटी रोड पे भी वो कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो जीटी रोड पे जाके कुलदीप बिश्नोई का कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ उनका ज्यादा NH9 पे है जो कुछ है। तो इस जी, हल्के ठीक में कुछ बात। बोलेंगे तो इसका फतेहाबाद सरसा की सीटों पे, हिसार की सीटों पे कहीं ना कहीं असर आता है। तो एक स्ट्रेटेजी ये रही है, ये कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सोच ये रही होगी मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा मैं मल्होत्रा जी, जैसे बीजेपी टिकटों को लेके बड़ी आपको पता है बीजेपी हमेशा इस मामले में एडवांस रहती है। लगभग बताते हैं कि 40-41 कैंडिडेटों पे उन्होंने अब अपना मंथन किया है और 1 से 2-3 नाम तक उन्होंने फाइनल कर लिए। और उन्हीं में से ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों की टिकटें काटी जा सकती हैं। उनमें खास तौर से हम ये कहें कि हिसार से जो मंत्री हैं फिलहाल सरकार में, उनकी जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनकी टिकट काट के और एक बड़ा जो उद्योगपति परिवार है, उनको वो टिकट जा सकती है। इसके अलावा कुछ और लोग भी नाम आए हैं, जो बड़े नाम हैं, शायद उनका पत्ता काटा जा सकता है। दूसरा हम ये मानते हैं कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी सीट को लेके बड़ी कसम-कस चली हुई है। क्योंकि नारायणगढ़ उनकी है तो होम सीट, लेकिन वहाँ जिस तरह से वो पिछले रिज़ल्ट रहे हैं, उसको लेके शायद वो खुद भी सेफ महसूस नहीं करते। दूसरा एक लाडवा है, तीसरा जो नाम आया है, वो गोहाना को लेके आया है। तो आप क्या मानते हैं कि बीजेपी कहाँ से उनको मैदान में उतार सकती है? क्योंकि करनाल को ये माना जाता है वो पंजाबी बहुल्य सीट है, तो बीजेपी एक सीट जो पंजाबी सीट थी उसको शायद बीजेपी नहीं हेलो। सैनी जी के लिए होल्ड करना चाहेगी। जी, शायद अजय जी का हमारे से संपर्क जुड़ नहीं पा रहा है। तो जो कुल मिला के बातें चल रही हैं वो ये है कि नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सीट को लेके भी चला हुआ है कि अब एक नया जो नाम आया है कि गोहाना से उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके अलावा अगर गोहाना से चुनाव लड़वाया जाए तो ये मान के चलिए कि सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए एक बड़ी ज़रूर एक विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर सैनी जी वहाँ से मुख्यमंत्री के तौर पे लड़ते हैं तो कहीं न कहीं वो सोनीपत शहर की सीट पे भी असर डालेगी।
इसके अलावा जो दूसरी सीटें हैं, साथ में रोहतक वाली सीट पे भी असर आ सकता है उसका, अगर सैनी जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो। इसके अलावा जो सबसे दूसरी बड़ी बात आई है आज आई है कि वो जो कुश्ती में मेडल से वंचित रह गई थी, विनेश फोगाट, वो उनकी आज मुलाकात ड्यू है राहुल, सोनिया और प्रियंका तीनों से ही। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिल चुकी हैं और जैसा कि जब वो पेरिस से वापस लौटी थी, तो उनका जो ग्रैंड वेलकम हुआ था, उसमें दीपेंद्र हुड्डा नज़र आए थे। उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कोई ना कोई बड़ा धमाका हो सकता है। तो आज इसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि उनकी जो मुलाकात है, उनके लिए जो एक विधानसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चाएँ हैं कि शायद वो उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है और वो उनके लिए जो 2 महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें एक बारडाका है और दूसरा जो नाम बताया जा रहा है वो दादरी का है। तो मल्होत्रा जी हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। हाँ जी, मल्होत्रा जी आप मैं हम मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके बात कर रहे थे। तो क्या सैनी जी अगर गोहाना से चुनाव लड़ते हैं तो रोहतक और हेलो। सोनीपत पे उस पे क्या देखते हैं? क्या असर पड़ सकता है उसका? पवन जी, आवाज गूंज रही है आपकी। हेलो। आ रही है आवाज? अब आई है, हाँ। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ जो सैनी जी अगर अब आई गोहाना है से पवन जी। चुनाव लड़ते हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्या असर हो सकता है उसका ऐसे रोहतक, ऐसे है, सोनीपत की तरफ? देखो पवन जी, पहली बात तो ये है कि टिकटों की जहां तक बात है, आज इनकी जो इलेक्शन कमेटी है उसकी बैठक हुई थी। तो मेरे जो सोर्स हैं उसमें एक तरह से ये फॉर्मेलिटी थी ये बैठक। इसमें जी, पैनल तो बनाए गए हैं 3-3 के, परंतु पैनल बनाने वालों का जो बात छन के आई है कि उनका ये कहना है कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में वो पैनल बनाए गए हैं और सारा गेम तो देखो प्रोसेस हाईकमान करेगा। हाँ, जी, इतना जरूर है कि पैनल के साथ जो नाम डाले गए हैं, तो ये तो मान के चलो कि आप जो सिटिंग एमएलए की टिकट काटना है ना काटना, ये तो पूरी तरह हाईकमान के हाथ में है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो करेगी इस पे तो फैसला। हाँ, जो स्टेट जी, इलेक्शन कमेटी है उसने नाम लिख के भेज दिए हैं, उनके साथ साथ दो दो नाम और भी दे दिए हैं उन्होंने। जी, तो अब ये जो हाईकमान है वो ये फैसला करेगा कि इनमें से किसका नाम काटना है और किसका नहीं काटना है। क्योंकि दिखाया तो ये जाता है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम चल रहा है, परंतु लोकतंत्र मेरे को लगता नहीं ज्यादा चल पाएगा किसी हाँ, पार्टी जी, में भी इस बिल्कुल। प्रकार से। और रही बात नायब सैनी जी का करनाल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो संजय भाटिया जी थे, जिनकी जहां मनोहर लाल जी ने चुनाव लड़ा था, उनको भी जी, अब एडजस्ट करना बहुत जरूरी हो गया था। नहीं तो करनाल का वोटर कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा था कि हमारा जो यहाँ लोकल एमपी है, आपने उसको तो टिकट तो उसकी काट दी, परंतु उसको आगे कहीं टिकट नहीं दी। जी, और पानीपत से भी एमएलए की टिकट के काट के आप ये नहीं कर सकते थे कि संजय भाटिया जी को दे दो। तो जी, इनको शिफ्ट करना तो जरूरी था नायब सैनी जी को। अब बात आ जाती है कि अब दो बातें हैं, पार्टी जुआ खेलना भी चाहती है और नहीं भी, क्योंकि पार्टी के पास अब जो स्थिति आज परसेप्शन बन रहा है हरियाणा में, उसको देख के पार्टी को रिस्क कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि पार्टी एकदम से सॉलिड या परमानेंट फुटिंग पे नहीं खड़ी आज की तारीख में, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर एक आशंका जरूर है। तो ऐसे में रिस्क हो सकता है कि कहते हैं ना कि जब आदमी कहीं स्टेबल ना हो रहा हो तो रिस्क ले ले, तो हो सकता है कि पार भी हो जाए और ना भी हो, तो ना तो है ही स्थिति अगर है उस स्थिति में। तो गोहाना से अगर नायब सैनी जी खड़े होते हैं, वो पार्टी का सोचना है, ये तो लोग बाद में बताएंगे कि उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। और ऐसे में वो गोहाना भी बात चल रही है, पर मेरे को नहीं लगता कि वो गोहाना आएंगे। वो लाडवा से ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनका वो इलाका है नारायणगढ़ लाडवा, उस साइड में जाना चाहेंगे। और हाँ, इतना जरूर है कि करनाल वो जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि करनाल में संजय भाटिया जी अब चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है पार्टी नारायणगढ़ की अब कितना प्रेफ़रेंस रिस्क, दी जाए, क्योंकि नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ से वो चांसेस इसलिए, नारायणगढ़ से पवन जी चांसेस इसलिए कम है अब की बार कि जब लोकसभा चुनाव थे तो उसमें नारायणगढ़ से 15,000 वोटर से बीजेपी हारी थी।
जी, तो इसीलिए। अब वो रिस्क शायद ना ले वहां पे। वो तो अब जब जब देखो सत्ता में जो पार्टी होती है 10 साल सत्ता में रह चुकी है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, और चुनाव होगी। डिक्लेयर होने के बाद और नोटिफिकेशन जिस दिन जारी होगा, तो ये मान के चलो कि वोट परसेंटेज भी 2-4% कम होगा, कम क्योंकि होगा। जिन लोगों को जो सत्ता का लालसा है वो छोड़ के भागेंगे। तो ऐसे में नारायणगढ़ तो जाना मुश्किल है मुख्यमंत्री जी का। मेरे को ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये लाडवा में ही एडजस्ट करेंगे, गोहाना भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि गोहाना ओवरऑल भूपेंद्र हुड्डा जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मुश्किल हो जाएगा उनको गोहाना में। अच्छा। तो मल्होत्रा जी फिर जैसे कि रणजीत चौटाला जी ने बड़े मुखर नजर आ रहे हैं। आजकल वो कह रहे हैं कि जैसे जिस तरह से तो गोपाल कांडा को लेके कंट्रोवर्सी में है वो, तो क्या आप मानते हैं क्या बीजेपी वास्तव में चौधरी रणजीत सिंह की टिकट काटने जा रही है? हाँ हाँ, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं उसमें ये आया है कि भाई जो बीजेपी हाईकमान ने सर्वे करवाया है उसमें रणजीत चौटाला जी भी खतरे में है। तो जी। ऐसे में ये तो मान के चलो कि रणजीत चौटाला जी का टिकट अब की बार कटेगा, कटना तय है। अब रणजीत चौटाला जी के साथ दिक्कत ये है कि ऐसी स्थिति में उनको कांग्रेस में लेने को तैयार नहीं होगी। तो जी। जब, क्योंकि वहां शैलजा गुट ज्यादा हावी है सरसा के अंदर। अब जिन लोगों ने शैलजा के लिए रानिया में काम किया है, सरसा में काम किया है, स्वाभाविक है शैलजा उन्हीं की पैरवी करेगी। वो कभी ये नहीं चाहेंगी कि भाई रणजीत सिंह जी को लिया जाए। तो तभी वो रणजीत सिंह जी के सामने अब बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि बीजेपी टिकट काटने जा रही है और कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो देखो अब रणजीत सिंह जी क्या फैसला लेते हैं ऐसे में। जी। मल्होत्रा जी हम बात कर लेते हैं दादरी और बारडा के लिए भी। तो आपको लगता है विनेश फोगाट पे कांग्रेस को खेल सकती है दोनों में से एक जगह पे? देखो कांग्रेस बाजड़ा दादरी लोहारू में समीकरण इस तरह की लाना चाह रही है। देखो पहली तो उनकी ट्राई है कि विनेश फोगाट को किसी तरह से पार्टी में लाया जाए। आज विनेश ने भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ बात की है, अभी वो प्रियंका गांधी से मिलेंगी। जी। अगर विनेश मान जाती हैं तो वो उनको अगर विनेश नहीं मानती हैं, अगर वो नहीं जी। तैयार होती है चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस दादरी लोहारू बाजड़ा को एक सेगमेंट मान के टिकटें घोषित करेगी। एक जगह सांगवान को लड़वाया जाएगा, एक जगह शोरान को लड़वाया जाएगा और एक जगह गैर शोरान को फोगाट लड़वाया जाएगा। या सांगवान को। और आज जो स्थिति बन रही है, जो कांग्रेस के मल्होत्रा जी से फिर से एक बार संपर्क कटा है। लेकिन जो कुल मिला के हम बात हम कह सकते हैं कि न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं टिकटों को लेकर के और नेताओं की बयानबाजी को लेकर इस बार कशमकश में दिखाई दे रही है। तो ये हमारा विशेष कार्यक्रम था वैसे आज का कि कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरह से अपनी हसरत दोबारा ज़ाहिर की है कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उससे कहीं न कहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी जी, इसके अलावा जो बड़े नेता हैं, वो भी कहीं न कहीं उनकी भी परेशानी आज ज़रूर ब इस बयान से कहीं न कहीं बढ़ेगी। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। आप देखते रहिए आज समाज और आप सबसे गुज़ारिश है कि आज समाज का जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।